Hello dear friends, you're most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज हम डिस्कशन करेंगे 1 जुलाई। 1 जुलाई हो चुकी है आज, 1 जुलाई 2020 दैनिक जागरण। तो डियर फ्रेंड्स, एक नए मंथ के साथ, एक नए उत्साह के साथ हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और मेहनत के साथ और नए संकल्प के साथ इस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की जर्नी को और तेजी से, बड़े ही उत्साह के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ और तेजी से हम आगे बढ़ाते हुए हम सफलता की ओर अपने कदम को और तेज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल कोट की, न कर तकदीर की परवाह। तकदीर का मतलब समझते हो, आप जानते होंगे कि तकदीर, कई बोलते हैं कि तकदीर, भाग्य, ये लक इंग्लिश में। न कर तकदीर की परवाह, मुकद्दर आजमाता जा। ना कर तकदीर की परवाह, मुकद्दर आजमाता जा। मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। मीन्स न कर तकदीर की परवाह, न कर तकदीर की परवाह, मुकद्दर आजमाता जा। मुकद्दर मीन्स अपनी जो ताकत है, अपना जो, मुकद्दर मीन्स जो हार्ड वर्क, जो वर्क करने का आपका पावर है वो। न कर तकदीर की परवाह, मुकद्दर आजमाता जा। मिलेगी मंजिल तुझे, तू कदम आगे बढ़ाता जा। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको क्या करना है, अपनी तकदीर वगैरह का टेंशन नहीं लेना है कि मेरा ये खराब है, मेरा वो। आपको सिर्फ अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है माय डियर फ्रेंड्स। वी कैन चेंज द होल वर्ल्ड विथ अवर हार्ड वर्क, विथ अवर पैशंस। तो यहां पर पैशन होना चाहिए किसी काम करने का, बस यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी के लिए एक जो मेरे पास इंपॉर्टेंट लिखा हुआ आपके लिए, जो एक इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखना कि मेहनत और दुआओं से, मेहनत और दुआओं से तकदीर बदल जाती है। तकदीर मीन्स भाग्य, दो चीजों से बदल जाता है आपका। मेहनत और दुआओं से तकदीर बदल जाती है, और हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होता। तो ये याद रखना कि हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होता, ये आप याद रखना। दुआ और मेहनत दो ऐसी चीजें जो हमारा भाग्य बनाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हाथ की रेखाएं कुछ नहीं करती, वो सिर्फ हमारा एक तरह से कहने के लिए है कि हाथ की रेखाओं में ये है, बट मेन क्या है, हमारी मेहनत। और आपने पाणिनि का नाम भी सुना होगा, जिन्होंने संस्कृत में एक महान ग्रंथ लिखा, जिससे पूरी व्याकरण आई संस्कृत की, अष्टाध्याय। उनके लिए गुरुजी ने ये कहा था, जब उनके टीचर थे, जब वो आश्रम में पढ़ते थे तो उनकी बुरी तरह पिटाई करते रहते थे। टीचर एक दिन उनको पिटाई कर रहा था, तो उसके साथ ही क्या हो गया, पिटाई करते करते गुरु को ऐसा लगा कि डेली मैं हाथ से पिटाई करता हूं, मेरे खुद के लगती है, आज डंडे से पिटाई करेंगे। तो डंडे के लिए जैसे उन्होंने डंडा उठाया और हाथ में मारने की कोशिश की, तो उनके हाथ में रेखा ही नहीं थी। लेकिन पाणिनि को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था कि बेटा, मैं इतने दिनों तक आपको व्यर्थ में ही मारता रहा, जबकि तुम्हारे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है, बेटा तुम विद्या नहीं पा सकते। ये कहा किसको, पाणिनि को। और पाणिनि चला गया घर की पूछ के, वो थोड़ा समझदार था इस मामले में। उसने पूछा कि गुरुजी ये कहां पर होती है विद्या की रेखा, मीन्स ज्ञान की रेखा कहां होती है हाथ में, कि यहां होती है, लेकिन तेरे तो है ही नहीं। कि कोई बात नहीं। घर पे गया और एक नुकीला हथियार जो भी था, नुकीला वो लिया, उससे उसने बना लिया अपने हाथों पे रेखा, और उसके कारण उसके हाथ में खून भी आ गया कि गुरुजी अब तो मैं पा सकता हूं कि तेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। वो तो बनी बनाई रहती है रेखाएं, तो वो जब जन्म होता है तो ईश्वर बना के भेजता है, हमारे बनाने से कुछ नहीं होता। कि अब पढ़ाओगे कि नहीं। तो पाणिनि को ये थोड़ा सा झटका लगा दिमाग में। पाणिनि ने खुद ने से मेहनत करना स्टार्ट किया कि मैं देखता हूं रेखाएं क्या होती है। उसने खुद से मेहनत की और पूरा अष्टाध्याय, जिससे संस्कृत व्याकरण, और आज हम बोलते हैं कि जितनी भी भाषाएं हैं पूरे वर्ल्ड में, वो लगभग वहीं से जन्मी है। तो सभी भाषाओं की जननी संस्कृत कहां से आई, पाणिनि के अष्टाध्याय से। सो वो जब ऐसा काम कर सकते हैं तो वी कैन डू आल्सो माय डियर फ्रेंड। सो डोंट वरी, हमेशा लगातार काम करते रहे। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं 1 जुलाई 2020 दैनिक जागरण। तो आज की फर्स्ट न्यूज कौन सी हमारे लिए, यहां पर अगेन सेम, लद्दाख में चीन की नई सीमा रेखा मंजूर नहीं। यहां पर पहले भी इंडिया ने कहा था, इंडिया ने यह कहा था कि गलवान घाटी के आसपास और जो एलएसी के आसपास आपने तेजी से जो अपने आर्मीज का नंबर बढ़ाया और जो स्टेटस क्यो था, मीन जो पूर्व स्थिति थी, जो पूर्व स्थिति पहले बनी हुई थी, उसको चेंज करके आप नई सीमाएं बना रहे हो, ये भारत को कभी मंजूर नहीं है।
और चाइना ने यह भी कहा था कि गलवान घाटी क्या है, उसकी है पूरी, गलवान घाटी उसकी है। और यहां पर यही कहा, यहां पर क्या कहा जा रहा है आप देखिए कि पूर्वी लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के कम करने और सेना के बीच में मंगलवार को भी एक कोर कमांडर स्तर की तीसरी वार्ता हुई। 5 जून, 22 जून एंड 30 जून, ये 3 वार्ताएं हो चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। भारतीय प्रतिमंडल ने साफ तौर पर कह दिया है कि लद्दाख में चीन की नई सीमा रेखा भारत को मंजूर नहीं है, उसे एलएसी पर तनाव में से पूर्व स्थिति की जो थी वो बहाल करनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। गलवान घाटी, पेंगोंग सो लेक और अन्य क्षेत्रों पर तत्काल सैनिकों को हटाने के पीछे के अलावा कोई चारा नहीं रहा, ये कहा गया। और ये जो तीसरे नंबर की जो बातचीत थी, ये चुशुल जो सेक्टर है एलएसी के पास भारतीय क्षेत्र में, वहां पर हुई बैठक। यहां पर बोल रहे 11 बजे शुरुआत हुई और रात को 9 बजे बाद तक जारी रही माय डियर फ्रेंड्स। तो इस लेवल का बातचीत चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इस लेवल का बातचीत कर रहा है। तो यहां पर चलते हैं, पूर्वी लद्दाख में क्षेत्रों में भारत और चीन के सेनाओं में तनाव की भी स्थिति बनी हुई है, दोनों लगातार अपनी सेनाएं बढ़ा रहे हैं, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। और 15 जून की रात को हम सब जानते हैं दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी लगभग, जिसमें 20 भारतीय जवान और चीन के लगभग 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, ऐसा बोला जा रहा है। हालांकि चीन ने अभी तक मारे गए जो सैनिक थे उनकी संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। 22 जून को देख लो, दूसरे दौर की वार्ता हुई थी मोल्दो, चीन का जो भाग है मोल्दो, वहां पर हुई थी। और वहां पर भी बात यह हुई थी कि पेंगोंग सो लेक जो इलाका है वहां से चीनी सैनिकों को हटाने की मांग की थी, और ये तय भी हुआ था कि हटेंगे। लेकिन उसके बावजूद अभी तक चाइनीज सेना हटने की बजाय क्या कर रही है, अपनी आर्मीज कमान नंबर बढ़ा रही है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट था। 6 जून को पहले दौर की वार्ता हुई थी, तब भी यही बात थी कि हम पीछे हटेंगे, लेकिन 15 जून को क्या हुआ, हिंसक झड़प हो गई। तो जो काम करना था वो नहीं हुआ, जबकि गलत काम हो गया, सैनिक मारे गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में हम देखेंगे कि ये पूरा मामला क्या था मैप के द्वारा। अब यहां चलते हैं, गरीबों को नवंबर तक मुफ्त राशन मिलेगा। तो यहां पर प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको 5 माह और बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री गरीब जो अन्न योजना क्या है इसके बारे में सब देखेंगे, इन्होंने क्या क्या नसीहत दी वो आप सब याद रहोगे, आपको सभी को याद होगा। आप एक बार जाके इनका वो भी देखना, हो सके तो आप एक बार जो प्रधानमंत्री साहब हैं इनका कल का जो राष्ट्र के नाम संबोधन था उसको आप जरूर देखना, आपको सोशल मीडिया पर काफी मिल जाएगा। यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना। ये इसका जो प्रथम चरण था, प्रथम शुरुआत तो 16 मार्च को स्टार्ट हुआ था 2020। और यह इस योजना के तहत क्या था, राशन कार्ड वाले उपभोक्ता को प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, दोनों में से कोई एक, और प्रति परिवार 1 किलो दाल देने की घोषणा की गई है। और पहले ये 3 महीने के लिए अप्रैल, मई या जून के लिए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया माय डियर फ्रेंड्स, अब इसे नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो ये हम देखेंगे कि ये पूरी प्लान क्या था, गवर्नमेंट का क्या स्कीम है। तो हमारे पास 2 न्यूज है पेज नंबर फर्स्ट, एक हमारे पास चाइना वाला, इसके बारे में देखेंगे। और पहले में मैंने चाइना वाला बताया आपको, इंडिया चाइना का जो जितना भी प्रॉब्लम है वो सब। यहाँ बिलिंग में चीन लगा रहा लाखों का चूना, कोई काम का नहीं, चालबाजी, ये कोई काम का नहीं, इसको छोड़ देना, पढ़ के थोड़ा सा छोड़ देना। बाकी ये सब क्या है कि न्यूज़पेपर वाले लिखते रहते हैं बाकी ऐसा कोई ज्यादा खास न्यूज नहीं है, हमें उन बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारे पास ऑथेंटिसिटी नहीं है। जब तक आपके पास किसी सब्जेक्ट को लेकर ऑथेंटिसिटी नहीं आएगी तब तक आप उस पॉइंट्स को लिखने से बचे एग्जाम में। चलिए यहां पर चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमने देखा था माय डियर फ्रेंड्स क्या कि 5 जून एंड 22 जून दोनों को क्या हुआ, कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत हुई। 30 जून को 3rd नंबर की है, ये दोनों पाकिस्तान जो चाइना वाला एरिया था मोल्दो वहां पर हुई थी। और जो 3rd नंबर की बातचीत है वो हमारा चुशुल जो एरिया है, चुशुल वहां पर हुई है, इंडिया वाले एरिया में। तो जो 5 जून को हुई थी इसमें यह बात हुई थी कि जो एलएसी है, एलएसी अगर हम बात करें कि 5 मई को जहां पर थी आर्मी, 5 मई को क्या था, अगर यहां पर एलएसी है तो 5 मई को जहां पर यहां पर चाइना की साइड में अगर यहां पर आर्मी यहां पर रुकी हुई थी, इंडिया की साइड में यहां बाद में एलएसी के पास में आ गई, ओवरलैपिंग एरिया में जहां पर इन दोनों आर्मी को नहीं आना चाहिए था, वहां पर आकर इन्होंने अड्डे बना लिए। तो यही कहना था कि वापस इसी जगह जब तक नहीं लौट जाएगी दोनों आर्मी, इंडियन आर्मी को प्रॉब्लम नहीं लौटने में, लेकिन चाइनीज आर्मी अभी नहीं लौट रही है, तो जब तक नहीं लौटेगी तब तक सीमा पर शांति नहीं हो सकती। और 5 जून को यही बात हुई थी कि पूर्व स्थिति में चले जाएंगे, लेकिन 15 जून की रात को क्या हुआ, झड़प हो गई हिंसा की। तो इसीलिए वो जो प्लान था वो क्या हो गया, फेल हो गया। अगेन यहां 30 जून को फिर किया जा रहा है। और चाइना क्या कर रही है, हमने देखा था कि देखो 5 जून को बातचीत हुई थी, इसमें यह हुआ था कि सेना हटाई जाएगी पीछे की तरफ, लेकिन यहां सेना को हटाने की जगह आप देखोगे
तो यहां पर तेजी से क्या बढ़ाया गया, सेना की मात्रा बढ़ाई गई, मींस सेना के नंबर्स। उसके अलावा 9 जून को यहां पर कोई एक्टिविटी नहीं थी, चाइना के द्वारा और ज्यादा एक्टिविटी की गई। यहां पर जहां ट्रक पूरे खड़े हैं यहां पर और ज्यादा एक्टिविटी की गई। यहां पर पानी वगैरह था, यहां पर पानी गायब कर दिया गया, मींस पानी को मोड़ मोड़ कर रास्ते बनाए जाने चाइना के द्वारा, मींस जो पूर्व स्थिति है उसको चेंज कर रही है लद्दाख में कौन, चाइना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। जहां पर एलएसी में हमने देखा था कि एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहां पर गलवान घाटी उस पर पूरा अपना अधिकार क्षेत्र बताता है गलवान। और चाइना क्यों चढ़ा हुआ है, क्योंकि हमने दरबुक सियोग दौलतबाग ओल्डी रोड बना लिया है, किसके, यहां पर जो नदी है हमारी सियोक रिवर उसके पास पास। और यहां पर एलएसी पर जहां पर गलवान रिवर आके मिलती है किसमें, सियोक रिवर में, यहां पर 15 की रात को क्या हुआ था, हिंसक झड़प हुई थी। तो ये जो गलवान वैली है पूरी, उस पर चाइना अपना दावा बताता है। और इसी के साथ उसने पूरी गलवान घाटी और एलएसी के पास क्या कर रहा है, अपनी आर्मी को तेजी से बढ़ा रहा है, तेजी से बढ़ा रहा है। जबकि बातचीत ये होती है कि कम करो आर्मी को। यहां पर हमने ये भी देखा था कि गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग सो लेक, इन तीनों जगह क्या चल रहा है, स्टैंड ऑफ। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का दौलतबाग ओल्डी जो रोड है दरबुक सियोग, उसके द्वारा यहां तक पहुंच हो गई है। और जो गलवान वैली है, गलवान वैली है उसी के पास यहाँ दौलतबाग ओल्डी, और उसके आगे जाकर यहां पर सियाचिन ग्लेशियर। इसके कारण चाइना का जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको जाकर अब प्रॉब्लम हो रही है। दोनों इंडिया की यहाँ ऊंचाई को फायदा मिल रहा है, यहां कभी भी इसको नष्ट किया जा सकता है। और यहां सिनजियांग तिब्बत रोड। तो ये सभी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने काफी अच्छे से समझाया माय डियर फ्रेंड्स। जो मेरे साथ डेली जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ डेली जुड़े हुए हैं, उनको सभी को पता है कि एक ही टॉपिक का हम बार बार डिस्कशन क्यों करें। इसलिए आप सबको समझ में आ रहा होगा कि ये सब पूरा मामला क्या है, पूरा मामला क्या है। इस मैप को भी हमने देखा था कि गलवान घाटी, काराकोरम रेंज, यहां पर अक्साई जो चीन है उसके अंदर सिनजियांग तिब्बत रोड, ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पेंगोंग लेक है, तो डायरेक्टली आपके स्टेट पीसीएस होगा तो डायरेक्टली पूछ लेगा कि पेंगोंग लेक कहाँ है, पेंगोंग लेक कहाँ है, तो कहाँ, यह है पूर्वी लद्दाख, पूर्वी लद्दाख। तो पेंगोंग लेक कहाँ पूछ लेगा, गलवान घाटी कहाँ पर है, काराकोरम रेंज कहाँ है, ये सभी दौलतबेग ओल्डी डायरेक्टली पूछ लेगा, डायरेक्टली। तो ये सभी आपको याद रखना। चुशुल एरिया कहां पड़ता है, डायरेक्टली चुशुल में तीसरे नंबर की वार्ता चल रही है। तो ये आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है, आपको खुद पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, ये यहां क्या है, देखो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्टार्ट की गई कोरोना वायरस के समय। कोरोना वायरस के समय सबसे जो इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये कोरोना वायरस के समय पहली बार स्टार्ट नहीं की गई थी माय डियर फ्रेंड्स। इससे पहले इसी का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये 2016 में स्टार्ट की गई थी, 2016 में। तो ये नई योजना नहीं है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेगा स्टेटमेंट देके यूपीएससी में कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्टार्ट की थी गवर्नमेंट के द्वारा, ये गलत है। 2016 में ही गवर्नमेंट ने क्या किया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई थी। और उसमें यह था कि अगर किसी व्यक्ति के पास ब्लैक मनी है, अगर किसी व्यक्ति के पास ब्लैक मनी है तो उस ब्लैक मनी को वो गवर्नमेंट को बताए, गवर्नमेंट ने ये कहा। और गवर्नमेंट को जब बताएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर उसके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में से क्या करेगी, 50 रुपए उसका पेनल्टी लगेगा, बचा 50 रुपए। 50 रुपए उसको वापस मिल जाएंगे उस व्यक्ति को, कितना भी ब्लैक मनी हो। लेकिन इसमें यह किया गया कि जो 50 रुपए में से जो 25 रुपए हैं वो 4 साल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 ईयर के लिए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट, कहीं पर भी लाभ मींस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाएगी। बाद में जब 4 साल हो जाएंगे तो आपको 25 रुपए वापस मिल जाएंगे, और प्रेजेंट में आपको डायरेक्टली 25 रुपए तो मिल ही रहे। ये गवर्नमेंट का प्लान था, इसके तहत लाया गया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो पैसा खर्च हो रहा था, इससे जो लाभ होगा वो गरीबों की कल्याण की योजनाओं में लगेगा। ये गवर्नमेंट का प्रावधान था 2016 में, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। उसी का सेकंड पार्ट अभी कहां स्टार्ट किया गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का सेकंड वर्जन, जिसमें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने कई प्लान लेकर आई। उसमें क्या क्या प्लान था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में क्या क्या प्रावधान था कि इसके तहत एक गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उसके तहत क्या था कि जितने भी लोग हैं, एक फैमिली है, अगर उनके पास राशन कार्ड है तो एक फैमिली के जितने भी लोग हैं तो पर मेंबर के हिसाब से 5 केजी दाल मींस 5 किलो राइस या फिर वीट ये दिया जाएगा पर मंथ। तो मंथली उसको 5 केजी राइस या वीट दिया जाएगा, और साथ में 1 केजी दाल दी जाएगी पर फैमिली पर मंथ। तो यहां पर क्या है, वहां पर तो एक सदस्य के हिसाब से मिलेगा 5 केजी राइस या वीट
पर मंथ, जबकि यहाँ दाल जो मिलेगी वो पर फैमिली मिलेगी। अगर 5 सदस्य किसी फैमिली में तो केवल 1 किलो मिलेगी पर मंथ। तो ये याद रखना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसी के तहत 50 लाख का बीमा किया गया जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स थे उनके लिए। साथ में जो जनधन अकाउंट था, जिनका जनधन अकाउंट था, उनमें जो जिसके नाम से महिलाएं थी, जिनके नाम से जनधन अकाउंट था, उनको 500 रुपए पर मंथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया, मींस डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा भेजा गया। उसके अलावा भी यहां पर जो मनरेगा था, मींस महात्मा गांधी जो रोजगार योजना है, उसके तहत भी जो वेजेज हैं, मींस जो उनकी मजदूरी, उसको बढ़ाया गया। तो ये दोनों सेक्टर के लिए लाया गया, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी, मींस असंगठित क्षेत्र के लिए भी, और यह 50 लाख जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स, मींस 50 लाख का जो बीमा लाया गया हेल्थ वर्कर्स के लिए, वो क्या है, संगठित क्षेत्र। तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दोनों क्षेत्रों के लिए लाएगी, चाहे वो संगठित क्षेत्र हो, चाहे वो असंगठित क्षेत्र हो। तो ये आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अभी क्या हुआ है, प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, उसे पहले 3 महीने के लिए लाया गया था, अब इसे 5 महीने और बढ़ा दिया गया है। 2020 में नवंबर 2020 तक उसको कर दिया गया है विस्तार। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये गवर्नमेंट का अच्छा डिसीजन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 2, कोई काम की न्यूज नहीं है, कोई काम की नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, यहां कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है न्यूज। चलिए आगे चलते हैं पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पर यहां पर ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है, ऐसी कोई भी न्यूज नहीं जिसका हम स्किल डिस्कशन करें। लेकिन यहां पर एक न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला। दैट्स वेरी नाइस। इसको आप कभी भी अपने एग्जाम में यूज कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। कहां यूज कर सकते हैं हम, मेंस में। यहां पर क्या कहा गया कि दलों को बताना ही होगा दागियों को क्यों दिया टिकट। अब क्या होगा, जो दल हैं, अगर वो दागी व्यक्ति हैं, दागी मीन्स जिनके ऊपर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप, विरोध और कई तरह के केसेज लगे हुए हैं, जिनको अब क्या दागी उम्मीदवारों पर सुप्रीम कोर्ट और साथ में चुनाव आयोग दोनों शिकंजा कसेंगे और नामांकन वापसी की आखिरी तारीख से मतदान के 2 दिन पहले तक छपवाने होंगे विज्ञापन। ये भी छपवाने होंगे विज्ञापन, मीन्स मतदान के 2 दिन पहले तक नामांकन की जो वापसी की आखिरी तारीख जो है, वहां से भाई कोई वापस नामांकन ले सकता अपना, तब से लेकर जो मतदान है उसके 2 दिन पहले तक आपको विज्ञापन छपवाने होंगे पेपरों में, और विज्ञापन में यह बताना होगा कि आपके ऊपर कितने केसेस लगे हुए हैं, ये सभी बातें। और क्या हम देखते हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 होने वाला है। तो अब क्या होगा, जो आपराधिक मामले में जो फंसे हुए लोग, उनको टिकट अगर गवर्नमेंट देती है, तो नेताओं को टिकट दिया है कईयों को, तो दागी उम्मीदवारों को पर्चा वापस लेने से लेकर तारीख जो मतदान होगा उसकी 2 दिन पहले से अखबार और टीवी में अपने आपराधिक रिकॉर्ड बताने होंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में उन्हें सभी लंबित आपराधिक मामले का ब्यौरा देना पड़ेगा, बड़े अक्षरों में अखबारों में छपाना होगा। चैनलों में भी इस मामले की जानकारी विस्तार से देनी होगी। ऐसे नेताओं को टिकट देने वाले राजनीतिक दलों को भी इस बारे में अपनी वेबसाइट पर विस्तार से बताना होगा। चुनाव आयोग ने भेजा पत्र, चुनाव आयोग ने पत्र भी भेज दिया जितने भी जो दल हैं उनको इस मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी के आदेश ने पर नई व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था माय डियर फ्रेंड्स, यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी पार्टियों को पत्र लिखा गया है। यह व्यवस्था बिहार विधानसभा कानून में पहली बार लागू हो रही है। दलों से यह बताना होगा कि ऐसे प्रत्याशियों को क्यों बनाए गए जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो यह आपको बताना पड़ेगा। यहां पर आप समझोगे डियर फ्रेंड्स कि विज्ञापन का यह प्रावधान, विज्ञापन में क्या करना पड़ता है, यहां पर समझना कि जो राजनीतिक दलों को भी जो उम्मीदवार है उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी अपने वेबसाइट पर देनी होगी, साथ में अखबारों में प्रकाशित करना होगा, चैनलों पर, साथ में नामांकन के समय सी फॉर्म यह सबको बताना होगा। सी फॉर्म में भी मीन जो आपका फॉर्म भरा जाता है उस समय, उसमें भी आपको बताना होगा। और यहां पर तमाम जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देना अनिवार्य है। आपराधिक रिकॉर्ड, सजा का विवरण भी देना पड़ेगा। साथ में इसका प्रसार इलाके के सर्वाधिक प्रसारित होने वाले अखबारों में 3 अलग अलग तारीखों में विज्ञापन छपाना पड़ेगा। दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। यह सूचना बड़े अक्षरों में 12 पॉइंट में छपानी होगी। मींस बड़ा बड़ा, छोटे छोटे नहीं लिख सकते। कई बार लिखते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, उस टाइप से, ऐसा नहीं। टीवी चैनलों पर भी 3 अलग अलग दिन खुद पर लगे आरोपों के संबंध में बताना होगा माय डियर फ्रेंड्स। ये सभी इंपॉर्टेंट काम कर दिया। मींस कहीं ना कहीं जो हमारा राजनीति का अपराधीकरण है उसको कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और जो चुनाव आयोग है उसका ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दैट्स वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज नंबर 14, पेज नंबर 5।
तैयार होने लगी कोरोना वैक्सीन की विवरण की रूपरेखा, अभी कोई काम की नहीं, जब तक तैयार नहीं हो जाती तब तक पढ़ने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट वेस्ट योर टाइम इन अननेसेसरी न्यूज। तो यहां पर चलिए आगे, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में केवल इतना सा याद रखना है कि मोटा मुनाफा कमाने वाली और खुफिया सूचना इकट्ठे करने वाली चीनी एप्स पर, तो यहां पर सिर्फ इतना सा याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स, 59 चीनी एप्स पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, बस इतना सा याद रखना। इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो सभी हम देखेंगे कि चीनी एप्स पर। अगर आपको मैं बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, तो द हिंदू में एक एडिटोरियल आया था आज, द हिंदू में एक एडिटोरियल आया था माय डियर फ्रेंड्स। उसमें क्या लिखा हुआ था मैं आपको सीधी लाइन बता देता हूं कि उसमें यह कहा गया था, द हिंदू के एडिटोरियल आया है पेज नंबर 8 पर आज द हिंदू। उसमें यह कहा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेसी मतलब निजता का अधिकार, उसके आधार पर क्या लगा रही है, और प्राइवेसी को आधार बनाकर जो चाइनीज एप्स है उन पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट की क्या बचकाना हरकत है, बचकाना, ऐसा उसमें लिखा गया, मैं नहीं बोल रहा हूं किसमें, आर्टिकल में। लेकिन उसमें जो मुद्दे बताए गए हैं वो मुझे अच्छे लगे। इन्होंने ऊपर क्या लिखा है हेडिंग में वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो कहा वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा आर्टिकल में कि फर्स्ट, कि यहां पर चाइनीज ऐप है, अच्छी बात है, यहां पर ऐप है, यहां पर पूरे वर्ल्ड के कई ऐप हैं जो इंडिया में काम होते हैं, ठीक है। यहां पर हमारे जो ऐप से संबंधित जितने भी लॉज हैं, मींस प्राइवेसी से संबंधित लॉ हैं या रेगुलेशंस हैं, या फिर जितने भी हमारे यहां एक्ट है कोई भी, वो सभी के ऐप के ऊपर लागू होते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह लगता है कि चाइनीज पर्टिकुलर ऐप है वो इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसकी जांच करवाई जाए। जांच करवाने के बाद आप क्या करो, उनको बैन करो। अगर आप डायरेक्टली बिना जांच के बैन करते हो, आप केवल एक ही देश के ऐपों को बैन करते हो, तो ये कहीं ना कहीं चाइना के साथ जो हमारे संबंध है उनको और ज्यादा खराब करेगा, ना कि संबंधों को अच्छा करेगा। इससे क्या होगा, चाइना आपकी कंपनी को बैन करेगा, चाइना क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट कम कर देगा। तो चाइना इधर से जब प्रॉब्लम करोगे तो वहां से दोनों तरफ से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। जैसे यूएस एंड चाइना के बीच में ट्रेड वार हुआ है, तो इससे सबसे बेस्ट क्या है कि चाइना को इस तरह से काउंटर ना कर हम केवल उन्हीं ऐप को प्रतिबंधित करें जो हमारी प्राइवेसी को, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को प्रॉब्लम में डाले, तब जाकर हम इसकी जांच करवाएं, तब जाकर हम प्रतिबंध लगाएं। सेकंड, इन्होंने क्या कहा कि क्या ऐप पर प्रतिबंध लगाने से सारा काम सोल्व हो जाएगा, जो टेंशन है बॉर्डर पर वो क्या कम हो जाएगी या बढ़ेगी, तो ये इससे पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें मिलिट्री सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा बातचीत का, इससे हमें डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। साथ में हमारा जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट को कम करने के लिए आप कुछ तरीके अपनाओ, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, उस पर पैसा खर्च करो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर खर्च करो, ताकि बाहर से दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट आए। अगर ऐसा होगा तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो काम करने चाहिए, जो हमारे प्रायोरिटी पर है, उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ऐप को हम बंद करके हम चाइना के साथ जो टेंशन है उनको कम नहीं कर सकते। ये सभी उस आर्टिकल में कहा गया माय डियर फ्रेंड्स, जो मुझे काफी अच्छा लगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, होना यही चाहिए कि हम डायरेक्टली बोलते हैं कि अब बहिष्कार करो, ये करो, लेकिन हमको परमानेंट सॉल्यूशन निकालना माय डियर फ्रेंड्स। हमें कभी भी, आप लाइफ में याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, दो प्रकार की प्लानिंग होती है। दो प्रकार की प्लानिंग होती है। यहां पर एक होती है क्राइसिस प्लानिंग और दूसरी होती है फ्यूचर प्लानिंग। तो क्राइसिस प्लानिंग कब होती है, जब आपके ऊपर कोई आपदा आती है तो आप डायरेक्टली प्लानिंग करना स्टार्ट करते हो, कोई काम करना स्टार्ट करते हो। इंडिया के साथ सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है तब यही है कि जब बाढ़ आती है तब जाकर काम होता है, जब भूकंप आता है तब जाकर काम होता है, आग लगती है तब जाकर काम होता है। मींस होता क्या है कि जब आग लगती है तब जाकर पानी के लिए क्या कुआं खोदा जाता है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए फ्यूचर प्लानिंग होना चाहिए। मींस आग लगने से पहले ही कुआं खोद लिया जाए, तो मींस कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले ही हमें उस टाइप से सतर्क रहना है, हमारे इंडस्ट्री को उस टाइप से डेवलप करना है, हमको खुद के ऐप बनाना है। हम क्यों दूसरे देशों के ऐपों पे गिरे हुए हैं, आज भी क्यों यूज करते हैं, बिकॉज हमारे खुद के देश में ऐप नहीं है वैसे। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, खुद ऐसे ऐप बनाओ, लोगों को दो, क्यों दूसरों का यूज करेंगे, क्यों हम चाइनीज वस्तुएं उपयोग करेंगे जब हमारे देश में ही वैसी हाई क्वालिटी वस्तुएं रहे, सस्ती वस्तु रहे। तो आप उन पर ध्यान दो माय डियर फ्रेंड्स। 70 साल जो हमको हो गए आजादी के, उसके बाद भी हम एक अच्छे ऐप नहीं बना पा रहे माय डियर फ्रेंड्स, हम अच्छे मोबाइल नहीं बना पा रहे। तो क्या इसके पीछे रीजंस है, मींस आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राजनीति पर आप जितना पैसा खर्च करते हो उससे कम खर्च करो, और जो पैसा आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगाना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, उसको लगाओ। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट।
जो ब्लैक मनी है, करप्शन, इनको रोको, इनको रोको। लोग खा खा के पूरा उनका पेट आगे आ गया माय डियर फ्रेंड्स, करप्शन कर करके। सो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स। अब चलिए नेक्स्ट। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ऐप बहुत छोटी बात है, इससे चाइना को ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। यहां केवल बड़ा चढ़ाकर लिखा जाता है माय डियर फ्रेंड्स न्यूज़पेपर्स में कि चाइना को इतना नुकसान हो जाएगा, इससे इतना नुकसान हो जाएगा, लेकिन चाइना इतना बेवकूफ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, चाइना इतना बेवकूफ नहीं है। उसके पास जब तक इन सभी चीजों से निपटने का तरीका नहीं है तब तक कोई भी देश ऐसा कदम नहीं उठाता है, नहीं उठाता है। तो ये सब बातें जो इनके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है, आपको खुद के थॉट्स डेवलप करने हैं, खुद के थॉट्स डेवलप करने हैं। सो चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर किस टाइप की न्यूज लिखा है देखिए, बैन से बौखलाया चीन। देखो सामने वाला देश टेंशन पे तो आएगा, देने लगा कानूनों की दुहाई। यहां पर अब भारतीय अखबारों और वेबसाइटों पर ड्रैगने लगाई लोग। तो देखो एक तरफ से जब प्रॉब्लम स्टार्ट होगी तो दूसरी तरफ तो ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। आरोप प्रत्यारोप प्रतिबंध ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का। बातचीत, डायलॉग इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। जब भी युद्ध हुआ आपने देखा होगा, दोनों देशों के बीच में जब भी युद्ध हुआ है, लास्ट एंड फाइनल उनको टेबल पर आना पड़ा है बातचीत के लिए, तभी जाकर उसका सॉल्यूशन निकला है माय डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकला है तो भी हमेशा अगेन बातचीत टेबल के लिए होती है कि टेबल पर आओ, टेबल पर आओ, बातचीत करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन जब टेबल है तो क्यों पहले हम युद्ध करें। तो इसलिए ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे दोनों देशों का और प्रॉब्लम रहे। तो डियर फ्रेंड्स, हम चलते हैं आगे के पेज पे। तो ये थोड़ा सा आप अपने सोच को थोड़ा सा क्या करना है, कंस्ट्रक्टिव बनाना है, नॉट डिस्ट्रक्टिव। चलिए नेक्स्ट। पेट्रोल डीजल से कमाई करना छोड़े, बस इतना सा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स कि क्या होता है, जो राज्य हैं उनको पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाने का अभी भी, क्योंकि जीएसटी से बाहर है, तो राज्य क्या करते हैं, पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाते हैं और इसी से अपना जो जो क्या नाम से राजकोष है उसको भरते हैं। तो इसका जो इफेक्ट डायरेक्टली किसके ऊपर पड़ता है, जो ग्राहक है या फिर जितना भी हमारा ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर पड़ता है। और ट्रांसपोर्ट ही हमारा उद्योगों का मेन है। अगर ट्रांसपोर्ट ज्यादा महंगा रहेगा, ऑयल ज्यादा, डीजल महंगा रहेगा, तो माल का जो आवागमन है वो महंगा होगा। जब उद्योगों को माल महंगा मिलेगा आवागमन में, तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड, जो माल बनाएंगे वो महंगा रहेगा। तो इंटरनेशनल लेवल में अगर कोई दूसरा देश है वो सस्ता माल बना रहा है, इंडिया का अगर महंगा माल है तो कौन खरीदेगा। इसलिए पेट्रोल डीजल से कमाई करते हैं जो राज्य, कमाई करना छोड़ दे, पेट्रोल डीजल को थोड़ा सस्ता करें ताकि जो उद्योग हैं उनको सस्ता माल भाड़ा मिले, ताकि उद्योगों को सस्ता माल भाड़ा मिले और वो ऐसे सस्ते सामान बनाए जो विदेशी मार्केट में क्वालिटी के साथ सस्ते हों, ताकि उनको लोग खरीदे। तकनीकी का मोर्चा, यहां पर अगेन वही सब बातें आई है, सब वही बातें आई माय डियर फ्रेंड्स, अगेन वही सब बातें हैं, तो आप इनको पढ़ लेना। शारीरिक दूरी जरूरी, कोई काम का नहीं है, बहुत महंगी पड़ी सस्ती राजनीति, छोड़ दीजिए इसको, कोई काम का नहीं है। चलिए, निस्ता पर चीनी एप्स पर पाबंदी जरूरी, ये चलो ठीक है, इनका मान लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, निस्ता पर चीनी एप्स पर पाबंदी जरूरी। ये हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किया है। इन्होंने जो जो बातें लिखी है वो एक बार पढ़ के छोड़ देना माय डियर फ्रेंड्स। इन्होंने जो जो बातें लिखी है कि इतना कम हुआ, इतना ज्यादा, इतने ने डाउनलोड कर लिया, ये सब डाटाज आपके लिए कोई काम के नहीं है। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि अगेन आपको क्या स्टेटमेंट रखना है, आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव एक स्टेटमेंट देना है, एज ए राजनीतिज्ञ के तौर पर, डिप्लोमेटिक, आपको ये कहना है डायरेक्टली कि 59 चीनी एप्स पर क्या किया गया, बैन किया गया, ठीक है। अगर इनकी क्या किया जाए, इनकी जांच की जाए, साथ में जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उनको इन पर लागू किया जाए। अगर उनको फॉलो नहीं करते पाए गए तो इन पर बैन लगाओ और इनकी एक रिपोर्टिंग निकालो, रिपोर्ट कि इन्होंने क्या गड़बड़ किया है। सीधा इस रिपोर्ट को उन कंपनी जो है, कंपनी उसके मालिक को भेजो, कंपनी के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है उनको भेजो कि आपने क्या क्या गड़बड़ किया, आपने रूल फॉलो नहीं किया है। तब जाकर आप कोई भी डिसीजन लो, फाइनल डिसीजन, तब जाकर उसका सॉल्यूशन होगा, तब जाकर उसका सॉल्यूशन होगा। हाँ, चाइनीज ऐप है वो हमारे इंडिया में काफी मात्रा में यूज हो रहे हैं। होता है इसमें क्या है, जब डाटा हम भेजते हैं, डाटा जब हमारा जाता है तो प्राइवेसी का एक मामला आता है। लेकिन इस प्राइवेसी का क्या करना, अगर हम चाइनीज ऐप यूज कर रहे हैं, समझना है आप, अगर हम चाइनीज ऐप यूज कर रहे हैं, अगर मान लो टिकटॉक ही लोग यूज कर रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, नाम वगैरह सब लिख के रखते हैं वो, तो हो सकता है कि जो टिकटॉक का डाटा है, इस डाटा को इंडिया में ही स्टोर करके रखें, बाहर के देशों में ना जाए, बाहर के देशों में। तो क्या होगा, हम इसको बचा सकते हैं। तो ऐसे हम रूल बना सकते हैं। तो जो कंपनी अगर इसको फॉलो नहीं करेगी, अगर डाटा को बाहर भेजती है, किसी कंपनी को डाटा बेचती है, तो उस पर प्रतिबंध लगा दो। तो इस तरीके से हमको डिसीजंस लेने हैं। तो आप समझ रहे होगे व्हाट आई एम सेइंग टू यू माय डियर फ्रेंड्स।
यहां पर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पेज नंबर, बड़े चौटाला बुन रहे, कोई काम करने, चुनौतियों के अवसर की तलाश। यहां पर कोई काम करने, थोड़ा सा पढ़ के छोड़ देना माय डियर फ्रेंड्स। अगेन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज के लिए, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। यहां से कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम। आपको जीडीपी तो मैंने बताया था माय डियर फ्रेंड्स, जीडीपी भी बता देंगे, जीडीपी बता देंगे, लेकिन यहां पर समझना चालू खाता, चालू खाता क्या होता है ये देखेंगे। चालू खाता 13 साल में पहली बार सरप्लस हुआ हमारा, चालू खाता पहली बार सरप्लस हुआ, मींस वित्त वर्ष 19-20 की आखिरी तिमाही, मींस आखिरी तिमाही में हमारा जो भारत का चालू खाता गाठा है वो क्या रहा, सरप्लस में रहा। मींस उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, उसमें कमी हुई है। मींस कमी, ऐसा नहीं कि चालू खाता घाटा है ही नहीं, नो 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 नो, चालू खाता घाटा तो है, लेकिन उसमें क्या हुई है, कमी हुई है, ये हम देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं क्या कह रहा हूं कि आप समझना इसमें, जनवरी मार्च 2020 तिमाही में चालू खाता घाटा 60 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। यह जीडीपी के 1% के बराबर है, 1% के बराबर है। तो ये भी देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है माय डियर फ्रेंड्स। चालू खाता गाठा देखेंगे, आपको इसको अच्छे से बताएंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। चालू खाता गाठा ये पहले भी मैंने आपको बताया था, पहले भी मैंने आपको बताया था। और यहां पर ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है जो हमारे काम की है माय डियर फ्रेंड्स। पेज नंबर 11, चीन में शुरू में एक और वैश्विक महामारी वाला वायरस, कोई काम की नहीं, पढ़ के छोड़ देना। न्यूज वाले बढ़ा चढ़ाकर और लिखते हैं, सो नो नीड। यहां पर अमेरिका में दूसरे दौर के संक्रमण का खतरा मंडरा है, ये ठीक है। अगेन इंडिया में भी चल रहा है, इंडिया में भी अभी फर्स्ट नंबर का चल रहा है, सेकंड नंबर कभी भी आ सकता है। तो अगर एक भी वायरस रहेगा तो वापस आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। चीन ने हांगकांग का जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून था उसको मंजूरी दे दी है, चीन की जो संसद है उसने। इसमें क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, क्या हुआ है कि अब क्या होगा कि अगर हांगकांग में चाइना के विरुद्ध कोई भी काम करता है, कोई पकड़ा जाता है जासूसी वगैरह, या कोई भी उसके विरुद्ध काम करता है, तो उस पर मुकदमा कहां चलेगा, जाकर चाइना में, ताकि उसको अब वहां पर जेल में बंद किया जा सकता है, मुकदमा चाइना में। तो चाइना का जो एक तरह से जो पकड़ है, चाइना की जो पकड़ है, यहां पर चाइना की जो पकड़ है वो क्या हो गई, मजबूत हो गई, किस पर, हांगकांग पर। यहां पर यह समझना कि 1997 में चीन के हाथ में हांगकांग आया था, ब्रिटिश सरकार ने 1997 में चीन को सौंप दिया था, किसको, 1997 में चीन को सौंप दिया था, क्योंकि लगभग 150 सालों तक हांगकांग जो था वो ब्रिटिश शासन में रहा था, ब्रिटिश शासन में। और 1997 में ये सौंपा था कह के कि एक देश में दो व्यवस्था होगी, मींस जो हांगकांग है उसको ज्यादा स्वायत्तता दी जाएगी और 2047 तक। लेकिन अभी से ही उसकी स्वायत्तता को दबाने में लग गया है कौन, चाइना। इसलिए आप समझना, इसलिए चाइना में समझना, ये दैट्स आर इंपॉर्टेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो बस केवल याद रखना, हांगकांग, चाइना, हांगकांग एंड जो सिक्योरिटी लॉ है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, इसके बारे में आप याद रखोगे। पेज नंबर 13, पेज नंबर 13, यहां पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, नो नीड टू रीड एंड नो नीड टू टेक टेंशन अबाउट ऑल दी न्यूज ऑन पेज नंबर 13। चलिए पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 पे हम चलते हैं। तो यहां पर हमारे लिए अगर आप याद रख सको कभी तो मेजर, इसको जरूर आप कभी कभी भी लिख सकते हो कि भारत की कभी भी वीरता वगैरह में आप याद कर सकते हो, कभी सुना सकते हो कि परमवीर अब्दुल हमीद, दैट्स वेरी नाइस। यहां पर इन्होंने 1965 का जो वार था इंडिया पाकिस्तान का, उसमें इन्होंने लगभग अकेलों ने जो थे पाकिस्तान के लगभग 7 पेंटंग टैंकों को उड़ा दिया था। तो इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था और उनके नाम से 2002 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो इनका नाम काफी सम्मान के साथ लिया जाता है, अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता। तो दैट्स वेरी नाइस, आप इसको थोड़ा याद रख सको तो माय डियर फ्रेंड्स कभी भी एग्जाम में इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। साथ में जब आप एक अच्छे इंसान बन रहे हो तो कभी भी ऐसे बहादुरों की कहानी सुनाते समय आपने परमवीर अब्दुल हमीद, इन सभी का नाम आपको याद होना चाहिए, ताकि कभी भी आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हो या आप कहीं पर भी कोई भी लेक्चर देते हो तो मोटिवेशन के लिए आप इन सभी का नाम ले सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स वेरी नाइस। अगेन चलते हैं, अब हम चलते हैं, हमारा लास्ट जो पॉइंट था माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट जो पॉइंट था वो था क्या, ट्रेड सरप्लस, मींस जो करंट अकाउंट था उसमें हमारा क्या हुआ, सरप्लस। तो ये क्या होता है देखते हैं। करंट अकाउंट में भी सरप्लस होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस, दो तरह का होता है। तो इसको देखेंगे क्या है पूरा। डियर फ्रेंड्स, सरप्लस का मतलब क्या है देखते हैं। यहां पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको बताया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर इंडिया है, अगर यहां पर इंडिया है, अन्य कोई देश है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिंदी में अगर लिखिए तो भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन। और जो यूपीएससी का एक टॉपिक है
ये स्टेट पीसीएस में भी किस में आता है, एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर एक यूनिट है, एक यूनिट है एक्सटर्नल सेक्टर, मींस बाह्य विदेशी क्षेत्र भी इसको बोलते हैं, बाह्य क्षेत्र भी बोलते हैं। उसका एक टॉपिक है एक्सटर्नल सेक्टर यूपीएससी में, उसके तहत बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। इसमें क्या होता है, इंडिया जो है वो अन्य देशों के साथ कितना लेन देन करता है साल भर में, उसका लेखा जोखा। मींस एक देश द्वारा दुनिया के अन्य देशों के साथ एक साल में किया जाने वाला आर्थिक जो लेन देन रहता है उसका लेखा जोखा ही क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें दो अकाउंट होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एक होता है इसमें, एक होता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट जिसे बोलते हैं चालू खाता, चालू खाता। सेकंड इसमें होता है, सेकंड होता है इसमें कैपिटल अकाउंट जिसको बोलते हैं पूंजीगत खाता, पूंजीगत खाता, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये दोनों अकाउंट अलग अलग होते हैं। कैपिटल जो करंट अकाउंट उसको दो भागों में फिर बांटा जाता है कैपिटल अकाउंट में। एक इसमें आता है विजिबल अकाउंट, विजिबल अकाउंट, या फिर इसी को बोलते हैं ट्रेड अकाउंट, ट्रेड अकाउंट। इसमें ट्रेड किसका होता है, वस्तुओं का व्यापार, मींस गुड्स, वस्तुओं का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये एक दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं इनविजिबल, इनविजिबल अकाउंट, या इसी को बोलते हैं सर्विस अकाउंट, सर्विस अकाउंट। इसमें भी, इसमें क्या किया जाता है, जो सर्विस है मींस सेवाओं का, सेवा जो है सेवाओं का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सेवाओं जैसे बैंकिंग है, टीचर है, डॉक्टर है, ये सेवाएं हैं। वस्तुओं में क्या, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। और विजिबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनको हम पोर्ट पर आवाजाही करते समय देख सकते हैं, लेकिन सेवाओं को हम देख नहीं सकते। डॉक्टर जा रहा है, लेकिन डॉक्टर क्या मेडिकल के लिए जा रहा है हमको पता नहीं है, वो तो इंसान है। तो यहां पर इनविजिबल इसको इसलिए बोल रहे हैं इनविजिबल अकाउंट, क्योंकि यहाँ सेवाओं है, सॉफ्टवेयर का हमको दिखता नहीं कि क्या सेवाएं आ रही है। सो चालू खाता घाटा। अब चालू खाते में हमने देखा कि करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में दो पार्ट आ गए, एक तरफ विजिबल अकाउंट, या फिर इसे बोलते हैं ट्रेड अकाउंट। इसमें दो कंडीशन हो सकती है। इसमें क्या देख रहे हैं हम, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका, वस्तुओं का, वस्तु। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है कि अगर हमारा देश इंपोर्ट ज्यादा करता है एक्सपोर्ट की तुलना में, या पर एक्सपोर्ट ज्यादा करता है इंपोर्ट की तुलना में। अगर इंपोर्ट ज्यादा करता है तो हमारे होगा ट्रेड डेफिसिट, अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है तो ट्रेड सरप्लस। अगर हम इसी तरह अगर सर्विस अकाउंट की बात करें, सर्विस अकाउंट, या फिर इसी को बोलते हैं हम इनविजिबल अकाउंट, यहां पर भी दो कंडीशन होगी। अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट की तुलना में और एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं इंपोर्ट की तुलना में, तो यहां पर सर्विस सरप्लस, सर्विस डेफिसिट, और यहां सर्विस सरप्लस अगर एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। इन सभी को अगर हम मिलाएं, सभी को अगर मिला के देखें, तो अगर टोटल अगर हम देखें करंट अकाउंट के लेवल पर, करंट अकाउंट के लेवल पर, करंट अकाउंट में क्या हो गई, सर्विसेज और गुड्स। अगर इनमें अगर दो कंडीशन बनती है फाइनली कि इंपोर्ट हम ज्यादा करें एक्सपोर्ट की तुलना में, या फिर एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं इंपोर्ट की तुलना में, दोनों में कोई एक कंडीशन हो सकती है। अगर ये हो तो हमें क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट, मींस करंट अकाउंट के लेवल पर हमें क्या है, नुकसान, हमारे घाटा हो रहा है। जबकि एक्सपोर्ट अगर हम ज्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट की तुलना में, एक्सपोर्ट मींस निर्यात ज्यादा कर रहे हैं, तो ये होगा हमारा करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस। तो पहली बार 13 सालों में हमारा पहली बार जो करंट अकाउंट है उसमें हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट ज्यादा किया है इंपोर्ट की तुलना में, किसका, वस्तु, वस्तु प्लस सेवा का, सेवा का। तो पहली बार ऐसा हुआ 13 सालों में कि हमारा करंट अकाउंट है वहां पर सरप्लस हुआ है, ना कि डेफिसिट। तो दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। तो यहां समझ गए होंगे आप कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, सर्विस अकाउंट क्या होता है। इन दोनों में दो कंडीशन कि यहाँ ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस, सर्विस डेफिसिट, सर्विस सरप्लस। अगर फिर भी नहीं समझ में आए, फिर भी समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। जब मैं फ्री रहूंगा तो आप यू कैन व्हाट्सअप मी 8448707667, और साथ में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं आपको जरूर बताऊंगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो यहां पर समझना। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक था वो क्या था, इसी का पार्ट था कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, अगर इंडिया में एफडीआई आ रही है तो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इंडिया बाहर उधार ले रही है, उधार लेना, और उधार दे रही है किसी बाहर के देश को, उधार देना, ये भी किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का। अगर कोई बाहर जाकर काम कर रहे हैं, एनआरआई, जो एनआरआई अगर डिपॉजिट करवाते हैं अकाउंट्स में पैसा भेजते हैं एनआरआई, एनआरआई का जो डिपॉजिट है वो भी किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का। यहां समझना, एनआरआई अलग है, एनआरआई अलग है, जबकि आप एक
पॉइंट समझना कि अगर बाहर के अरब देश में कोई व्यक्ति जाकर काम कर रहा है, वो अपनी फैमिली को पैसा भेजता है, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट रेमिटेंस। प्राइवेट रेमिटेंस, ये प्राइवेट रेमिटेंस जो है ये है निजी संप्रेषण। प्राइवेट रेमिटेंस का मतलब अगर कोई बाहर एक व्यक्ति काम कर रहा है, अरब देशों में जाकर अपने फैमिली को पैसा भेज रहा है, तो इसे बोलते हैं प्राइवेट रेमिटेंस। ये करंट अकाउंट का पार्ट नहीं होकर ये सर्विस अकाउंट का पार्ट है, मींस कैपिटल अकाउंट में जाएगा, सॉरी करंट अकाउंट में जाएगा, ना कि कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में मैंने बताया आपको कि यहां पर कौन सा आता है, एफडीआई, गवर्नमेंट का उधार लेना देना कि जो जितना भी पैसा है, एनआरआई जो डिपॉजिट करवाते हैं अकाउंट्स में, वो सभी पैसा किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का। साथ में ही अगर कोई इंडिया का लोग है, बाहर जाकर घर खरीदता है, तो उसमें पैसा जो लग रहा है वो वहां का कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। बाहर का कोई व्यक्ति अगर इंडिया में खरीद रहा कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो वो भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि बीओपी दो पार्ट होते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और यहां पर कैपिटल अकाउंट। डियर फ्रेंड्स, यहां पर दो पोजीशन हो सकती है, एक प्लस और एक माइनस। माइनस क्या है, करंट अकाउंट, प्लस क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट, ये नेगेटिव करंट अकाउंट डेफिसिट, और यहां पॉजिटिव क्या, करंट अकाउंट सरप्लस। पॉजिटिव में करंट अकाउंट सरप्लस होना किसी देश के लिए फायदा है, फायदा मींस यहां पर क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है इंपोर्ट की तुलना में, दैट्स गुड। लेकिन कैपिटल अकाउंट में प्लस होना बेकार है, यहां पर माइनस होना चाहिए। माइनस का मतलब हमने उधारियां कम ली है, हमने उधारी कम ली है, हमने इन्वेस्टमेंट बाहर ज्यादा किया है, इन्वेस्टमेंट। अगर ये प्लस होने का मतलब क्या है कि बाहर के देशों ने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया है, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट करके पैसा उनके बाहर देशों में जाएगा, अच्छा वो इंडिया ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे बाहर के देशों में, तब जाकर ज्यादा फायदा होता है। साथ में हमने उधार ज्यादा ले ली, तो ये अकाउंट क्या दिखाता है, अगर इसमें प्लस है, अगर कैपिटल अकाउंट सरप्लस में है, तो ये किसी देश के लिए घातक है, जिसका नेगेटिव होना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना, बीओपी में करंट अकाउंट जो है उसका प्लस होना सही है, कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव होना सही है। दैट्स आल्सो ए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको भुगतान संतुलन मैंने समझाया है। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसके तहत अन्य योजना जो उसको विस्तार कर दिया वो हमने देखा। उसके बाद राजनीति का अपराधीकरण वो हमने देखा, अब्दुल हमीद, उसका भी आप नाम याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। ये सभी इंडिया एंड चाइना का क्या प्रॉब्लम उसका भी हमने देखा थोड़ा। तो उसके बाद में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने काफी डिस्कशन किया था। ये सभी आप याद रखना, एक लास्ट पॉइंट है वो आप क्या याद रखोगे माय डियर फ्रेंड्स, एक लास्ट पॉइंट है वो आप याद रखोगे, वो इंपॉर्टेंट है। कभी कभी न्यूज में आता रहता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, कभी कभी न्यूज में आता रहता है माय डियर फ्रेंड्स। सो यू शुड फोकस ऑन दैट पॉइंट कि उइगर मुसलमान के बारे में हमने पहले बात किया था। उसके साथ ही यहां पर एक और है, रोहिंग्या मुसलमान, रोहिंग्या। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां याद रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। कई बार पहले न्यूज में रहा हुआ है, ये कई बार पहले न्यूज में रहा हुआ है। 2015 से मामला चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, 2015 से मामला चल रहा है। इसमें क्या है पूरा मामला, यहां देखना, म्यांमार में सैन्य कार्रवाई के डर से हजारों रोहिंग्या ने छोड़ा घर। जो म्यांमार का रखाइन प्रांत है, वहां पर अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, रोहिंग्या मुसलमान, एक बार फिर सैन्य कार्रवाई के भर से घर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और एक बीते हफ्ते में 10,000 से अधिक लोगों ने अपना घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। ये इन लोगों के द्वारा आतंकी संगठन एक है अराकान आर्मी के खिलाफ शुरू हुआ है सैन्य अभियान। तो ये अब याद रखना। और ये 2017 में भी यहां पर क्या हुआ था, कई लोगों ने पड़ोसी मुल्क में चले गए थे। 2015 से स्टार्ट हुआ था 2017 में। तो इसका देखते हैं क्या पूरा मामला है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यूपीएससी में हो, स्टेट पीसीएस में हो, इन मुद्दों पर आपकी समझ विकसित होनी चाहिए, अदरवाइज you can't fight in examination. So you should know these all things related to important topics related to international relations, international issues. तो यहां पर म्यांमार, डियर फ्रेंड्स, यहां पर है म्यांमार। एक तरफ आप देखना यहां पर इंडिया है, यहां पर बांग्लादेश, यहां पर भी इंडिया, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन। और यहां पर लाओस, थाईलैंड। सो यहां पर क्या है, रखाइन स्टेट, ये रखाइन स्टेट है। और यहां पर याद रखना एक आ जाता है सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, सितवे पोर्ट इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। और रखाइन प्रांत है उसका भी डेवलपमेंट किया जा रहा है चाइना के द्वारा। चाइना इसमें रखाइन, जो रखाइन प्रांत है उसका डेवलपमेंट के लिए काफी काम कर रहा है, यहां पर काफी काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है म्यांमार को अपनी तरह मिलाने के लिए। अब म्यांमार में क्या हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, 2015 में, 2015, 2017, इस 2 सालों में काफी मात्रा में क्या हुआ, वहां पर एक अराकान आर्मी है, अराकान मींस रखाइन प्रांत है, यहां पर जो
रखाइन प्रांत है, इसमें अराकान भी है। ये रखाइन प्रांत, रखाइन स्टेट, इसमें अराकान और इसी के नाम से अराकान एक आर्मी बना दी गई जो रोहिंग्या मुस्लिम्स थे इनके इंटरेस्ट को लेकर। तो उनके द्वारा क्या होता, आर्मी पे ऊपर कई बार हमला किया जाता था, तो आर्मी ने क्या किया, इनके विरुद्ध एक बहुत ज्यादा मात्रा में एक पूरा अभियान चलाया। कहां पर, रखाइन जो स्टेट है म्यांमार का, वहां पर। इसलिए क्या हुआ, काफी मात्रा में जो रखाइन प्रांत में जो मुस्लिम्स है, रोहिंग्या उनके बच्चों को, उनकी स्पेशली महिलाओं के साथ रेप किए गए, उनको काफी मात्रा में कईयों को मार दिया गया। इनको यहां से अपने आप जान बचाकर यहां पर जो नॉर्थ ईस्ट रीजन था वहां पर शरण लेना पड़ा इंडिया में। बांग्लादेश में मैक्सिमम भाग गए, लगभग 10 लाख लोगों का यहां से पलायन हुआ, 10 लाख लोगों का इंडिया में चले गए। काफी मात्रा में कुछ लोग लाओस में चले गए, थाईलैंड में चले गए, इंडोनेशिया में चले गए। तो यहां से रखाइन प्रांत से छोड़कर चले गए कौन, अभी भी लेकिन यहां पर अपनी अब जब इनका जो मेन है रीजन वो यहीं पर रहते हैं। म्यांमार आर्मी के द्वारा यहां पर क्या किया गया था, काफी मात्रा में इनके विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया गया। इसीलिए ये पूरा यहां से छोड़कर कहां, समुद्र के किनारे से छोड़कर बांग्लादेश वगैरह में एंटर कर गई। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये याद रखना कि रखाइन प्रांत कहां पर है, रोहिंग्या इश्यू कहां से संबंधित है, तो रोहिंग्या इश्यू म्यांमार से संबंधित है। और आंग सान सू की पर ये तक दावा मतलब ये तक आरोप प्रत्यारोप किए गए कि आंग सान सू की खुद इसको बढ़ावा दे रही है, इसलिए उनका शांति का जो नोबेल है उसको छीन लिया जाए। सो डियर फ्रेंड्स, बड़े इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा था ये, म्यांमार का, रखाइन स्टेट का रोहिंग्या इश्यू। सो यू शुड नो। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये सभी पॉइंट्स थे जिनका हम सबने डिस्कशन किया माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, इससे मुझे पता लगता है। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो कमेंट जरूर करें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि उसमें सुधार करें, तभी उसका बेटर होगा यूटिलाइजेशन। डियर फ्रेंड्स, चलिए तो आज इसी को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो जो दैनिक जागरण पढ़ते हो तो उनको आप इसको रेफर कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।